मैक मोहन साहब। मैक साहब, बच्चा जब छोटा होता है तो सोचता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या पायलट बनेगा। आप क्या बनना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि ये मैक साहब वैक साहब हटा दीजिए। मेरा नाम मैक मोहन है। आप मुझे मैक कह सकती हैं, ये अच्छा, बेहतर होगा। ठीक है। वैसे मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ और क्रिकेट खेलता हूँ और यही चाहता था कि एक अच्छा क्रिकेटर बनूँ। और क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लखनऊ से आया था और लखनऊ में आई प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फिर मैं बॉम्बे आया तो इन बॉम्बे आई प्लेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मगर इत्तेफाक से रणजी ट्रॉफ़ी और टेस्ट मैच तक नहीं आ पाया, जो एक मेरा ड्रीम था सॉर्ट ऑफ, वो नहीं हो पाया। और ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता था, इत्तेफाक से एक्टर बन गया। अच्छा मैक, आप ये बताइए कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल की या नहीं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है। आने के बाद स्ट्रगल करना पड़ गया। अच्छा, तो इस मामले में आप बहुत लकी रहे। लकी होने के बावजूद जो मुझे बाद में स्ट्रगल करना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ। अच्छा मैक साहब, मेरा मतलब है मैक, एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा अदाकार होने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसमें? आई थिंक एक सिंगर है तो हिज और हर वॉइस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। एक डांसर है तो वो डांस का इतना रियाज करके एक अच्छी डांसर बन जाती है या बन जाता है। तो इसी तरीके से एक्टिंग में सिर्फ खूबसूरती या हैंडसमनेस इज़ नॉट द ओनली थिंग। मेरे ख्याल से एक्टिंग ऐसी चीज़ है जिसमें तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बट आई थिंक द टोटल पर्सनैलिटी इज़ द मेन थिंग। यू सी, यू नीड योर वॉइस, you got to culture your voice, then your expression, your emotions, all these things you have to work upon it. मैक, शोले फिल्म में जो आपने सांबा का रोल किया वो काफ़ी फेमस हुआ, हर बच्चों की ज़बान पर उसी का नाम था। तो आपको ये सुनकर कैसा लगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? See, I tell you, हमने जब इतनी शूटिंग की शोले की और उसके बाद हम फाइनल ट्रायल देख रहे थे उसकी बेंगलोर में, क्योंकि शोले की शूटिंग मेनली वहाँ हुई मैसूर और बेंगलोर के बीच में, जो मैसूर बेंगलोर हाईवे है, वहाँ पर एक गांव है कॉल्ड रामनगरम। तो रामनगरम का उन्होंने रामनगर बना लिया था। अच्छा। एंड दिस वाज about 60-65 kilometers away from Bombay. अच्छा। So it used to take us nearly 1 hour to reach the location. And हर सुबह को 6-6:30 बजे का हमारा मतलब वेक कॉल वॉज 5 o'clock और 6 बजे हमें वहाँ से निकलना पड़ता था अपने होटल से। तकरीबन 7-7:30 बजे तक हम लोकेशन पर पहुँच जाते थे। और ये 2 साल 3 साल के दौरान में तकरीबन हर रोज़ हमको और अमजद को जाना पड़ता था और हमने बहुत शूटिंग की उसकी। बाद में जब हम ये फाइनल ट्रायल देखने लगे तो हमने देखा हमारा रोल इतना छोटा सा रह गया। आई मीन आई वाज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा इन द फिल्म। अच्छा। तो ट्रायल देखते देखते मुझे आंखों में आंसू आ गए और हमारा मतलब मैं रोने लगा इस तरीके से जैसे एक बच्चा रोता है ये सब। तो अमजद मेरे साथ बैठा हुआ था, पीछे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र ये सब बैठे हुए थे, रमेश सिप्पी बैठे हुए थे। तो सडनली हैरान लगे कि भाई बाकी सब तो ठीक बैठे, ये मैक रो क्यों रहा था? क्या मैक, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू क्राइंग? तो मैंने रमेश सिप्पी से कहा, मैंने रमेश जी, मैंने कहा ये क्या, मैं तो इस फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट, एक एक्स्ट्रा की तरह रह गया। मैंने कहा प्लीज़ आप इस रोल को काट दीजिए, मुझे लेट मी बी आउट ऑफ द फिल्म। क्योंकि उस वक्त इतनी पिक्चरें 20 पिक्चर 25 करना पिक्चर करना वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। हर आदमी 4-6 फिल्में करता था, 8 फिल्में करता था, वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तकरीबन 8 फिल्मों में काम कर रहा था, कम से कम 6 पिक्चरें तो डेफिनेटली थी मेरे पास। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा साहब मैं एक जूनियर आर्टिस्ट की तरह रह गया, प्लीज़ आप मेरा रोल काट दीजिए इस फिल्म में। कहला मैं जितना हम काट सकते थे लेंथ की वजह से और जितना सेंसर्स वेदर वायलेंस और फॉर अदर रीज़न जितना सेंसर काट सकते थे उन्होंने इसको कट किया। कहला अब ये रह गया, मैं वी कांट हेल्प एनीथिंग। वो कहला मैं एक बात है, अगर ये फिल्म हिट हुई तो आई 100% अश्योर यू कि यू विल बी अ रिकग्नाइज्ड एक्टर। तो मुझे नहीं मालूम था कि वाकई उनका कहना इतना सच निकलेगा, ये मुझे मालूम नहीं था। छोटे से छोटे कस्बे में भी लोग आपका नाम जानते हैं।
ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता। ज़िंदगी हादसों से भरी है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ज़िंदगी में। तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, अच्छा या बुरा? आप जो कहना चाहते हो कह सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, मगर कई हादसे होते हैं जैसे जो होते हैं, गुजर जाते हैं, आप भूल जाते हैं। मगर एक ऐसा हादसा है जिसको मैं नहीं भूल सकता हूँ। वो ऐसे हुआ कि शोले के बाद पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी एज सांबा एंड एज अ गुंडा, एज अ डाकू, एज अ चोर। ये सारी बातें जो थी ये मेरे नाम के पीछे लग गई है, मेरे करियर के पीछे ये लग गया धब्बा कि साहब ये चोर है, ये डाकू है, ये विलन है। तो एक बार ऐसे इत्तेफाक हुआ कि हमारे एक दोस्त आए हुए थे जयपुर से, तो उन्होंने मुझे एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया, कल मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि जब कभी हम जयपुर जाते थे शूटिंग करने के लिए तो वो बेचारे हमारी काफ़ी खातिर करते थे। मैं उनको बुलाना चाह रहा था अपने घर पे, तो उन्होंने जो मुझे एड्रेस दिया वो खार पे एक मकान का एड्रेस दिया। मैं चला गया शाम को उनको लेने के लिए, बिकॉज वो मेरे घर पे नहीं आ सकते थे, तो मैं उनको लेने चला गया वहाँ पर। और जब मैंने एक पर्टिकुलर फ्लैट की घंटी बजाई तो वहाँ से एक औरत आई और उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते ही वापस चली गई। एंड ऑल ऑफ अ सडन शी टर्न बैक और देखते चला नहीं, अरे बचाओ बचाओो बचाओ, कल माँ चोर आ गया, चोर आ गया। अरे नो व्हाट हैपेंड, कल डाकू आ गया भाई, बचाओ बचाओ। शी स्टार्टेड शाउटिंग एंड इन नो टाइम, इसी खार में ये ग्राउंड फ्लोर पे ये फ्लैट था, एंड यू नो बॉम्बे ऑल द टाइम देयर इज ट्रैफिक एंड पीपल अराउंड, तो इन नो टाइम पीपल कलेक्टेड एंड they were about to hit me and all that। फिर बाद में कुछ लोगों ने पहचाना, मैंने कहा भाई मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कहा मैं कौन हूँ, मैं एक्टर हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ। मैंने कहा मुझे बचाओ इस औरत से। ये एक ऐसा अजीब इंसिडेंट हुआ कि लोग पीपल वर अबाउट टू हिट मी एंड अबाउट टू बीट मी अप। मैं बाद में भूल गया, मैंने कहा जाओ भाड़ में, मेरा दोस्त जाए, मैं नहीं जाता। मैंने कहा मैं निकल जाऊँगा साहब। मैं वहाँ से चला गया, भाग गया, मैं उसके बाद दोबारा उस आदमी से मिला नहीं। जब आपको हीरो पीटता है तब आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होता है, ख़ास तौर पर आपके बच्चों का, उनको कैसा लगता है? उनका रिएक्शन तो बहुत बुरा होता है, बिकॉज मेरी बड़ी बेटी अब बड़ी होने लगी है, शी इज़ अबाउट 11-12 years old। तो वो काफ़ी सेंसिटिव है, और जब कभी पहले पिक्चर देखती थी तो ये कहती पापा आप ऐसे रोल क्यों करते हैं, हर पिक्चर में आपको सब लोग मारते हैं, आप क्यों नहीं किसी को मारते हैं। मैंने कहा बेटे हमारा काम ही है ऐसे। कहने नहीं आप ऐसा काम मत कीजिए। फिर जब वो स्कूल जाने लगी, शी गोज़ टू जमुनाबाई स्कूल, तो कहने लगी पापा हमारी फ्रेंड्स सब कहते हैं कि तुम्हारा बाप तो डाकू है, तुम्हारा बाप चोर है। आई सेड यू गॉट टू टेक इट, यू नो, आई सेड यू कांट हेल्प इट, इट इज़ नेचुरल। बेटे उनको समझाने की कोशिश की, एंड अब वो थोड़ी समझदार हो गई तो अब समझने लगी है। जो छोटी बेबी है वो अभी तक नहीं इस चीज़ को टॉलरेट कर पाती है। जब मुझे मार पड़ती है तो वो रोने लगती है टीवी पे या स्क्रीन। पुराने ज़माने में, मतलब पुरानी फिल्मों में जो विलन हुआ करते थे और आज के जो फिल्में हैं उसमें जो विलन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसका डेफिनेशन आप बताएंगे? पहले जो पिक्चरों में विलन थे तो मेनली तो एक ही आदमी का नाम आता है, प्राण साहब का। ही वॉज अ वेरी पॉलिश्ड विलन, यू नो, इतनी क्रूडिटी नहीं थी उनमें, एंड दे वर पॉलिश्ड एक्टर्स। नॉट दैट वी डोंट हैव एक्टर्स नाउ, मगर आज के मेन विलन में क्या हो गया कि यू नो वो हट्टा कट्टा होना चाहिए, शुड बी पहलवान, ताकि हीरो जब उसको मारे तो ऐसे लगे कि वाह यार क्या हीरो ने काम किया। हालांकि फिर मैं नाम नहीं लूँगा, मैं तमाम ऐसे हीरोज़ हैं जिसको अगर अमजद खान या अजीत साहब या कोई अगर एक थप्पड़ भी मारे तो वो हीरो 3 कलाबाजी खा के नीचे गिरेगा। मगर पीपल डोंट लाइक दैट, आई मीन पीपल वांट द हीरो शुड बीट द विलन। जी, तो आज का विलन जो है उसको तमाम ही शुड बी अ मसल मैन, यू नो, ही मे नॉट बी अ वेरी गुड एक्टर। बल्कि मैं कई एक बार कहता हूँ कि अगर ऐसे विलन आपको चाहिए तो गो टू तलवलकर जिम्नेजियम, आपको तमाम पहलवान मिल जाएंगे। उस हिसाब से तमाम ये जो पहलवान हुआ करते थे जो कुश्ती वुश्ती लड़ते थे एक ज़माने में, वो भी बड़े पॉपुलर हो गए थे इस वजह से कि वो विलन बनते थे। मतलब डेफिनेशन अभी अपार्ट फ्रॉम दारा सिंह जी became a hero। इसका मतलब है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में विलन की डेफिनेशन बदल गई, सही है ना? Well, that's a conception. No, it's not वो नहीं बदला, it's a conception of the Indian audience. You see, in Hollywood or in any other country, a villain has to act as a villain। और दूसरी बात ये कि हम लोग इत्तेफाक से विलन को शुरू से ही
बुरा दिखाते हैं। और हालांकि विलन हमेशा वो हीरो से अपर हैंड लेता है, हीरोइन के साथ भी वो अपर हैंड रखता है, मगर एंड में वही विलन जो है एक ऐसी वाहियात गलती कर देता है कि जो आपसे एक ऑर्डिनरी आदमी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता है। तो एक विलन जो इतना समझदार आदमी है वो ऐसी मामूली गलती कैसे कर सकता है? बट दिस इज व्हाट वी वांट टू शो, बिकॉज वी वांट टू शो कि हीरो ने उसको मारा एंड हीरो इज वन अपॉन द विलन, जो हमको दिखाना ही पड़ता है स्क्रीन पे। बहुत कम लोग जानते हैं मैक कि रवीना टंडन आपकी भांजी है, तो आपको अपनी सेकंड जनरेशन है उसको पर्दे पर काम करते हुए देखकर कैसा लगता है? Well, see, she's just acting. She's not the real self. जैसे हम इतना बुरा काम करते हैं पिक्चरों में कि बुरे आदमी का काम करते हैं, तो हम कोई रियली इतने बुरे आदमी थोड़े हैं। तो इफ शी इज़ एक्टिंग, आई डोंट फील बैड अबाउट इट। कल को मेरी बेटी है, मेरी बहन है या मेरी माँ है, अगर वो पिक्चरों में काम करना चाहे तो आई थिंक इट्स परफेक्टली ऑलराइट। क्योंकि एक आदमी की पर्सनल लाइफ अलग होती है और स्क्रीन लाइफ, रियल लाइफ अलग होती है और रियल लाइफ अलग। अच्छा, आपकी एम्बिशंस क्या है? आप आगे क्या करना चाहते हैं? वेल, एम्बिशंस तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं इंसान की। वो एक एम्बिशन अगर पूरी होती है तो दूसरी एम्बिशन के पीछे जाता है। बट जहाँ तक सेटिस्फैक्शन का सवाल है, आई डोंट थिंक एनी पर्सन इज सेटिस्फाइड इन हिज लाइफ, in his personal life also. And as an actor, you see, अगर मैं अपने काम से satisfied हो जाऊं तो उसके बाद मैं आगे फ्यूचर के बारे में सोचूंगा ही नहीं। आई थिंक कि भाई जो कुछ मैंने किया, आई एम द बेस्ट। और जिस रोज़ मैंने ये सोचा उस रोज़ मेरा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, उस रोज़, क्योंकि दैट विल बी माई सैचुरेशन पॉइंट, बिकॉज आई विल नेवर बी एबल टू थिंक ऑफ anything further or farther than that. You see, I will always be thinking that what I've done is the best. मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूँगा, मगर एक बार जब when I was acting as an assistant director to Chetan साहब in हीर रांझा, I was his chief assistant in हीर रांझा, तो वहाँ पर एक एक्टर था जिसने बोला कि साहब मैंने जो कुछ किया दैट इज़ द बेस्ट और इससे अच्छा शॉट मैं नहीं दे सकता। तो हमारी इसकी आर्ग्यूमेंट हो गई। मैंने कहा कि देखिए साहब, अगर आप ये बोलते हैं कि इससे अच्छा शॉट आप नहीं दे सकते हैं, तो अगर नेक्स्ट शॉट हमने चेतन साहब ने लिया या हमने अगर लिया तो आप उससे कम ही करेंगे। ऐसे दैट मीन्स यू ऑलरेडी रीच योर सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज़ व्हाट माई थिंकिंग इज़, यू नो, कि आई डोंट थिंक एनीबडी इज सेटिस्फाइड, बट व्हाट आई डू व्हेन आई वर्क, मैं ये सोचता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट रोल आई एम डूइंग, चाहे वो छोटे से छोटा रोल हो, चाहे वो घटिया से घटिया हो। हालांकि अगर मुझे ये रोल कोई घटिया लगे तो आई शुड नॉट डू इट, और अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे पूरे दिल व जान से वो काम करना चाहिए। तो इस वजह से आई एम नेवर सेटिस्फाइड दैट वे विद माई वर्क। जब मैं अपने आप को पर्दे पे देखता हूँ तो मैंने कहा अरे यार, मुझे तो ये करना चाहिए या ये मैं कर सकता था। तो हमेशा मुझे अपने काम में कोई ना कोई खामी नज़र आती है। ये नहीं सोचता हूँ कि अरे मैंने कितना अच्छा काम किया, वाह यार मुझसे अच्छा तो कोई काम कर ही नहीं सकता है। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और कभी नहीं हुआ ऐसे। मैं आप अपने ड्रीम रोल के बारे में बताइए। हर इंसान कोई एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहता है कि वो चाहता है कि नहीं मुझे ये करना है, ये बाकी रह गया है। तो ऐसा कोई रोल है जो आप करना चाहते हो? See, I told you just now कि dreams can never end. It's like when you're never satisfied, you know, you keep on dreaming again and again. And पर्टिकुलर कैरेक्टर जो आप सोचते हो कि मैंने अभी तक नहीं किया है, मुझे वो करना है? नहीं, ये नहीं सोचा मैंने कभी। इस वजह से कि जो भी मुझे कैरेक्टर मिलता है, कम से कम हमको स्टेज पे तो ये बड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, क्योंकि वहाँ बूढ़े का भी रोल कर सकते हैं, तो हीरो भी कर सकते हैं, तो कॉमेडी भी कर सकते हैं, विलनी भी कर सकते हैं। वो एक किस्म का सेटिस्फैक्शन मिल जाता है जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिल सकता है। हीरो तो मैं कभी बन नहीं सकता हूँ, और ना ही कभी मेरी ये ख्वाहिश रही कि साहब मैं हीरो बन जाऊँ। तो मुझे एक एक्टर बनना था। जब मैं एक बार एक्टिंग में घुस गया तो मैंने कहा कि मुझे सीरियसली काम करना चाहिए। इसीलिए जब मैंने एक्टिंग स्कूल में था तो मैंने पूरी ट्रेनिंग ख़त्म की। उसके बाद सो मच ऑफ थियरी टू बी डन इन एक्टिंग, यू नो, इट्स नॉट द प्रैक्टिकल ओनली। फिर तो ये है कि आदमी काम करना शुरू कर जाए साहब, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि आपका काम अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो आप बैठे। बट अगर एक आदमी अपने कैरेक्टर के बारे में सोचता है और एक पर्टिकुलर कैरेक्टराइजेशन कर सकता है, तो उससे
इंसान का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता है फॉर सम टाइम। मैं ये बताइए कि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है? जी हाँ, जब फ्री होता हूँ तो म्यूज़िक तो सुनता ही हूँ। मैं जब अपनी गाड़ी में होता हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम द म्यूज़िक इज़ ऑन। आपको पुराने गाने ज़्यादा पसंद है या नए गाने पसंद हैं? जी हाँ, मुझे पुराने गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके लिरिक्स, उनका म्यूज़िक एक हॉन्टिंग म्यूज़िक था, एक लास्टिंग म्यूज़िक था, जो आई एम सॉरी फॉर सेइंग इट, आई होप कोई प्रेजेंट म्यूज़िक डायरेक्टर बुरा ना माने मेरी बात का, हाँ। मगर ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आ गए हैं उससे एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूज़िक हो गया है। एंड अगर आप देखें तो ये जितने भी पुराने गाने हैं वो आज भी लोग उसको पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है जो यंगर जनरेशन है, लाइक व्हेन यू गो टू सम कॉलेज और व्हेन यू गो टू सम रेस्टोरेंट, तो ये जुक बॉक्स में और तमाम उनके गाड़ियों में सब ये पुराने गाने बजते हैं बनस्पत ये नए गानों। अच्छा। नए गाने पॉपुलर होते हैं बट मेरे ख्याल से वो शॉर्ट लिविंग है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई म्यूजिशियन तो हूँ नहीं, मगर देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्ले ऑन द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल सारंगी। अब सारंगी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेरे ख्याल से आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे नहीं सुना होगा। जैसे सितार है, सितार इज सच एन इंस्ट्रूमेंट जो व्हेन यू प्ले एक अजीब मिठास है उसमें। Good. आपको कौन से गाने पसंद हैं? मुझे जो मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो प्रेजेंट हैं वो तो खैर हैं ही हैं, मगर मदन मोहन, एस.डी. बर्मन एंड ख़याम साहब तो अभी ज़िंदा हैं ही हैं, नौशाद साहब, रोशन साहब, इनके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते थे। गाना गा के बताइए या पंक्ति गाकर सुनाइए। मैं गा तो सकता नहीं हूँ। या आप ऐसे ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं। वेल, मदन मोहन जी के ख़ासकर मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था। आप देखिए जैसे हीर रांझा के गाने हैं। अच्छा, हीर रांझा का कौन सा गाना? मुझे वो बहुत पसंद था जो ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, या आखिरी खत का एक गाना था, बहारो मेरा दिल, बहारो फूल बरसाओ, मेरा जीवन भी सवारो, समथिंग लाइक दैट। आई कांट सिंग, आई एम सॉरी। हाँ, नहीं ठीक है। और कौन से गाने पसंद हैं? एस.डी. बर्मन के तमाम गाने मुझे बहुत पसंद, गाइड के गाने। कौन सा गाना, ताकि हम आपके लिए, दर्शकों के लिए बजा सके, इसलिए पूछ रहे हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है। अच्छा। दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। और क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में? भाई वो नहीं गाने तमाम मुझे याद करने पड़ेंगे। अच्छा। वेरी बैड मेमोरी, आई एम सॉरी। आपको नई फिल्मों के कौन से गाने पसंद हैं? नई फिल्मों में मुझे फिर अगर कहूँगा तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, बट अनु मलिक इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई लाइक हिज म्यूज़िक। नदीम श्रवण के गाने मुझे पसंद थे। अच्छा, रहमान के गाने पसंद हैं। अच्छा। मगर आई डोंट लाइक टू लाउड म्यूज़िक। अगर इतना ही लाउड म्यूज़िक मुझे सुनना है तो वेस्टर्न म्यूज़िक के तमाम कैसेट्स हैं वो मिल जाते हैं। मगर आई लाइक टू सी इंडियन म्यूज़िक में जो अगर इंडियन कल्चर थोड़ा सा आ जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। आपको नई फिल्मों के कौन से गाने पसंद हैं? अब लेट्स टॉक अबाउट बीवी नंबर 1 जो अभी लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई है। आपको उसके गाने आई लाइक पसंद? बीवी नंबर 1 एंड दैट इज माय वाइफ बीवी नंबर 1। अच्छा, आजकल जो पॉप एल्बम्स चल रहे हैं, पॉप म्यूजिक एल्बम, उसमें से कौन से गाने पसंद हैं? पॉप म्यूजिक इज ओके, इट्स टेम्पररी। आजकल के जो हाँ, ट्रेंड में चल रहे आई हैं, थिंक ये बड़े शॉर्ट लिव गाने हैं। आपको नहीं पसंद? नहीं, पसंद आते हैं मगर एक थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा। इसी उस वक्त बड़े अच्छे लगते हैं, मगर अगर यही गाने आप 6 महीने या 2 साल बाद सुनेंगी तो यू वोंट लाइक इट प्रॉब्ली। मे बी एक तो स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जब तक शायद चेंज हो चुका होगा, जो जैसे आज है, जैसे पहले बीच में चला था तमाम वो गाने जो थे, आजकल नोबडी इज सिंगिंग दोज सॉन्ग्स। एक और सवाल, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और गॉसिप, इन दोनों का चोली दामन का साथ होता है, लेकिन मैक और गॉसिप, इसका कोई साथ नहीं। इसका मतलब ये है कि वाकई में नहीं हुआ गॉसिप, या फिर ये छपा नहीं, या फिर ये बात झूठ है? नहीं, वो क्या होता है कि गॉसिप, कुछ एक्टर ऐसे होते हैं या कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि उनके बारे में बहुत लिखा जाए और गॉसिप उनके बारे में, बिकॉज दे थिंक दैट्स देयर पॉपुलैरिटी, मगर इट कैन हार्म यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट।
एंड इट गिव्स यू एक टेम्पररी पब्लिसिटी ज़रूर आपको मिलती है, जैसे आप लोग आपके बारे में पढ़ते हैं कहते हैं। इत्तेफाक से मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मेरी शादी हुई तो लोगों ने कहा कि साहब, एक मैगज़ीन में ये भी छपा था कि मैक गॉट मैरिड टू हिज़ फादर्स गर्लफ्रेंड। वैसे हुआ कि मैं जो मेरी वाइफ है, शी वाज़ अ डॉक्टर एंड शी वाज़ लुकिंग आफ्टर माय फादर इन द हॉस्पिटल, एंड वहाँ पर वी फेल इन लव, एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड टू हर। तो पेपर्स ने ये भी छापा था कि साहब मैकमोहन ने अपने बाप की गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। बट गॉसिप, आई डोंट बिलीव इन दिस गॉसिप। हम पढ़ लेते हैं, हम खुद ये फिल्मी मैगजीन्स पढ़ते हैं, ऐसी बात है कि नहीं कि नहीं पढ़ते हों, मगर आई ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द गॉसिप एज फार एज पॉसिबल। आप अपने दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं उनको कोई एडवाइस कर सकूँ। इसी 90% पीपल वांट टू कम ऑन द स्क्रीन और लोग उसको बोलते हैं कि यार देखो तुम कहीं और ट्राई करो, तुम कुछ बन जाओगे। मैं ये कहता हूँ मोर द मेरियर, जितने लोग आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में आएँ, ताकि एक किस्म की कंपटीशन हो। जैसे पहले आपने देखा होगा कि मुनाफिली थी कुछ एक्टरों की, जो हीरो है तो बस वही हीरो होता है, जो विलन है वही विलन होता है। मगर आज आप देखिए टीवी